अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे मोल्स। अच्छा, जितना मोल्स आपने ओ लेवल में पढ़ा है, सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास सिमिलर है। बस अगेन क्वेश्चंस का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इट्स मच हायर एज कम्पेयर टू ओ लेवल। तो हम कॉन्सेप्ट तो जल्दी इसका भी रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उस पर टाइम लगेगा। मोल्स पे ना आराम आराम से करने पड़ेंगे। अच्छा, हमारी मोल्स में क्या बात होती थी कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 23। तो दिस इज नॉट द मास। इसके साथ हम ग्राम्स लगाते थे, 23 ग्राम्स कहते थे। 23 ग्राम इज नॉट द मास ऑफ वन सोडियम एटम। वी यूज्ड टू से कि जो 23 है बेसिकली इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। और 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स में कोई एक सोडियम एटम नहीं होता। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है 6.02 एक्सपोनेंट 23 sodium atoms, and the combined total mass of this much number of sodium atoms is equals to the 23 gram, which is the relative atomic mass of sodium. अब ये जो नंबर है इसको हम कहते थे एवोगाड्रो नंबर। देखो क्या मतलब है इस बात का। लेट्स से इफ यू हैव अ मास, शाना बच्चे कुछ पूछ रहे हो? ओके, लेट्स से इफ यू हैव अ मास बैलेंस, और इस मास बैलेंस पे हमने ना सोडियम एटम डालना शुरू किया है। एक सोडियम एटम डाला, दो सोडियम एटम डाला है, तीन सोडियम एटम डाले, और डालते डालते टोटल हमने इसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स डाल दिए। तो इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास आ रहा था मास बैलेंस पे, वो आ रहा था 23 ग्राम। और क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, इस नंबर को छोटा करने के लिए हमने इसको डिफाइन कर दिया 1 मोल। तो मोल जो है जस्ट अ यूनिट। अगर आपसे कहा जाए कि मोल को डिफाइन करो, तो हाउ वुड यू डिफाइन मोल? मोल इज जस्ट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains 6.02 exponent 23 particles. अच्छा, अब मोल्स का काम सिर्फ चीजों को क्वांटिफाई करना है। इट क्वांटिफाइज एनीथिंग इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स। अब लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स है, तो वो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स को क्वांटिफाई कर देगा। मतलब काउंट करो, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स में टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स वुड बी 6.02 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स, and the combined total mass of this much number of calcium atoms would be equals to 40 ग्राम, जिसको हमने कैल्शियम का क्या कह दिया? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, जो कि प्रोडक्ट टेबल से देखेंगे हम। अच्छा, ए लेवल के प्रोडक्ट टेबल में रिलेटिव एटॉमिक मासेस डेसिमल में होता है। मैं अभी राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जो वैल्यूज है वो डेसिमल वाली यूज करनी होंगी। सिमिलरली अगर मैं मोल को, अब जैसे कैल्शियम एलिमेंट के साथ लगाया है, अगर मैं इसको 1 मोल ऑफ कॉपर एटम्स कह दूं, 1 mole of copper atoms will have 6.02 exponent 23 copper atoms regardless of the element। मोल ये नहीं देखेगा उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो। मोल को जिस चीज के साथ भी लगाओगे वो इन चीजों को क्वांटिफाई कर देगा इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। तो 1 मोल ऑफ कॉपर एटम्स विल हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 कॉपर एटम्स, and the combined total mass of this much number of copper atoms would be equals to 63.5 ग्राम, जो कि कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब अगर मैं मोल को क्लोरीन एटम्स के साथ लगा दूं, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स will have 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्लोरीन एटम्स, और इनका जो कंबाइंड टोटल मास होगा इज इक्वल टू 35.5 ग्राम, जो कि क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो मोल 1 मोल के किसी भी एलिमेंट में एक एटम नहीं होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। और इतने नंबर ऑफ एटम्स का जो मास होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अगर किसी दो एलिमेंट्स के मोल्स इक्वल हैं, तो उनके नंबर ऑफ एटम्स तो इक्वल होंगे, लेकिन उनके मासेस डिफरेंट होते हैं।
क्लियर है यहाँ तक बात? कोई सवाल किसी का? आगे बढ़े? यस सर। ओके। अब अगर आपसे कहा जाता था कि अगर मोल्स को हमें मास में कन्वर्ट करना है या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो नाउ वी नो दैट लेट्स से अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सोडियम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सोडियम एलिमेंट, तो वी नो 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट, इनका जो मास बनेगा 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट का, वो बनेगा इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विच इज 23 ग्राम। एंड इफ वी हैव n नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम है, मतलब सोडियम के कोई n नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि अननोन मोल्स हैं, मुझे नहीं पता कितने, n ले लिया अभी मैंने, तो उनका मास कितना बनेगा ये हम रेशियो मेथड से निकालेंगे। रेशियो मेथड क्या होता है? लेट्स से अगर हम कहते हैं कि भाई एक टॉफी जो है वो 2 रुपए की है, तो 5 टॉफीज कितनी होंगी? तो टॉफीज के नीचे टॉफीज और रुपीज के नीचे रुपीज, और फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 एंड 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 रुपीज। इसी तरह यही रेशियो मेथड अगर हम यहाँ पे भी लगाएं और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा n इंटू ए आर, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड ए आर इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, और 1 इंटू जो भी उस एलिमेंट का मास है, तो n को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो वो बन जाएगा मास ओवर ए आर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला बनता है वो मास ओवर एटॉमिक मास बनता है। मतलब जरूरी थोड़ी है कि हम सोडियम के हमेशा 1 मोल की ही बात करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो सोडियम एलिमेंट है, और सोडियम मैंने कोई सोडियम का सैंपल उठाया और उसका जो मास है वो लेट से 138 ग्राम्स है, तो 138 ग्राम सोडियम एलिमेंट अगर मेरे पास है तो वो कितने मोल्स के बराबर होगा, वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मोल मास ओवर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। मास इज 138 ग्राम और सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि आप प्रोडक्ट टेबल से देखोगे विच इज 23.1, ये आ जाएगा 138 डिवाइड बाय 23 इट इज इक्वल टू 5.97 मोल्स। तो अगर किसी भी चीज के मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हम लोग ओ लेवल में भी करते थे। क्लियर है यहाँ तक बात है? आई थिंक ये तो सिंपल है, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी भी होंगी। आगे बढ़े? चलो, इसी तरह देखो, मोल ये नहीं देखता उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो, जिस चीज के साथ भी मोल्स को आप यूज करोगे मोल उस चीज को क्वांटिफाई कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को वो क्वांटिफाई कर देगा। नाउ मोल विल काउंट 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एज 1 यूनिट, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं सेम एग्जांपल अगर इसमें भी लें, अगर हमारे पास एक मास बैलेंस है, उस पर हमने एक बीकर रखा है और उस पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डालना स्टार्ट करे, हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डाला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डाला, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डाला, और टोटल डालते 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 हमने 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इस बीकर में डाल दिए हैं। तो इतने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का जो कंबाइंड टोटल मास बन रहा था वो बन रहा था 44 ग्राम, विच इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, ये डिफाइंड होता है फॉर 1 मोल। अगर मैं 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ ना, लेट्स से 1 CO2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में वी हैव 1 कार्बन एटम and 2 ऑक्सीजन एटम्स। राइट, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है, इसकी बॉन्डिंग भी हमें पता है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कभी भी एक मॉलिक्यूल या एक एटम या एक आयन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप जितने भी छोटे में छोटा सैंपल कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्ट करोगे,
उसमें देयर विल बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल तो आपके हाथ लगना ही नहीं है, तो वी विल नेवर टॉक अबाउट वन मॉलिक्यूल। हम लोग बात करते हैं एक लार्ज सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की, और उनको क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग 1 मोल या 2 मोल या 3 मोल या जितने भी मोल्स बन रहे हैं, हम मोल्स की टर्म्स में बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बात नहीं करते। बट वी नो कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में कोई एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तो नहीं है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम मोल्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला हम ब्रेक डाउन करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स ही करेंगे। अभी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब वो 1 है, और ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ है 2। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में वी हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बात समझ आई ये वाली? अगर मैं ए 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो 1 कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स है, लेकिन अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होंगे और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। If I ask you the mass of 1 mole of carbon atom, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कार्बन के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है, that is 12 ग्राम। Similarly, what would be the mass of 2 मोल of oxygen atom? देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास मुझे पता है, जो कि ऑक्सीजन रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होगा, डेट इज 16 ग्राम। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा? 2 इंटू 16 ग्राम, राइट। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स को एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के मासेस को जब हम ऐड करेंगे, तो वो कितना बन जाएगा? 12 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज 44 ग्राम। तो 44 ग्राम एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास नहीं बना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का कंबाइंड मास बना है, एंड दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कोई एक सॉरी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास बना है 44 ग्राम, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है। ये जो मास बना है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का, इसको हम नाम देते थे, दिस वाज कॉल्ड एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सही है। देखो भाई, अगर मैं किसी एटम की बात करता हूँ ना, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, अगर मैंने कहा मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट में वी हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एलिमेंट्स। तो एक सोडियम एलिमेंट नहीं है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स हैं इसमें। 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट में वी हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स, और इनका जो कंबाइंड मास बनता है वो 23 ग्राम बनता है, जो कि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाया जाता है। इसी तरह अगर मैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम एलिमेंट की बात करूंगा, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एलिमेंट में वी हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स, और इतने नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स का जो कंबाइंड टोटल मास बन रहा है, दैट इज 40 ग्राम, विच इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। सिमिलरली अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट विल हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 carbon atoms, and the combined total mass of this much number of carbon atom would be 12 gram, which is the relative atomic mass of carbon. इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 ऑक्सीजन एटम्स, और इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का, चाहे आप 6.02 एक्सपोनेंट 23 बोलो,
चाहे 1 मोल बोलो, बात एक ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे दो और आप मुझे ऑक्सीजन एटम्स काउंट करके दे दो 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो बात तो एक ही है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन सेम आना है। या फिर आप ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, आप जो है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन मेजर करके मास बैलेंस पे लाके 16 ग्राम मुझे दे दो। आप बोलोगे आपने 1 मोल मांगा था ना, मैं आपको 16 ग्राम दे रहा हूँ, बात एक ही है, चाहे 1 मोल दो चाहे 16 ग्राम दो, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन सेम आना है। या फिर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके दे दो 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो तीनों केसेस में बात सेम है। लेकिन जब मोल्स को हम किसी मॉलिक्यूल के साथ लगाते हैं, लेट्स से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, तो फिर मोल जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को एक एज अ यूनिट काउंट करेगा, मतलब वो कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं देख रहा, वो पूरे CO2 को एक यूनिट काउंट कर रहा है। और जब तक 6.02 एक्सपोनेंट 23 CO2 मॉलिक्यूल्स कलेक्ट नहीं हो जाते तब तक 1 मोल नहीं बनेगा। जब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो इनका जो कंबाइंड टोटल मास होगा दैट वुड बी इक्वल टू 44 ग्राम, व्हिच इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो the number of molecules in 1 mole of ammonia would be 6.02 exponent 23 ammonia molecules, and the combined total mass of this much number of ammonia molecules would be equals to 17 gram, which is the relative molecular mass of ammonia. And I hope you know how to work out the molecular masses, right? Ammonia NH3A. So there is 1 mole of nitrogen atoms in the formula of ammonia and 3 mole of hydrogen atoms. Mass of 1 mole of nitrogen is 14 gram, which is the relative atomic mass of nitrogen. And in the formula, there is 1 mole of nitrogen atom. So multiplied by 1, hydrogen has a relative atomic mass of 1 gram, which is the mass of 1 mole of hydrogen atom. In the formula, we have 3 mole of hydrogen atom. So multiply by 3 करते हैं इसको, तो बन जाता है 17 grams. समझ आई बात? तो इसी तरह अगर आपसे मैं कहता हूँ वी हैव लेट्स से 400 gram of carbon dioxide gas, so can you tell me the number of moles of this much mass of carbon dioxide gas? मतलब मास को, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ ना कि मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और आप मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ला दो, तो बात तो एक ही है। या फिर आप कहो कि मैंने ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करें and we have 6.02 exponent 23 molecules, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम ही बनता है। अच्छा अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि वी हैव 400 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने होंगे? तो वी नो कि जब भी हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो उसका जो मास होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास दैट इज 44 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर 400 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें कितने मोल्स होंगे? x। 1 मोल में 44 ग्राम है तो 400 में कितने मोल्स होंगे? रेशियो मेथड तो मैथ्स में करते हैं बचपन से, तो x इंटू 44 क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड 1 इंटू 400, दिस बिकम्स 400 डिवाइडेड बाय 44, आ जाएगा 9 मोल्स। अब यही काम हम ओ लेवल में फॉर्मूला से भी करते थे ना, हमने क्या फॉर्मूला बनाया हुआ था नंबर ऑफ मोल्स और मास के लिए, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल या कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मास कितना गिवन है 400 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर होता है 44, तो सेम ही आंसर आना है। ये फॉर्मूला बेसिकली यही रेशियो मेथड है, आप फॉर्मूला याद करके आगे चलो या रेशियो मेथड लगाओ, बात एक ही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? अच्छा देखो हमारे पास ना दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिलेटिव
उससे हम निकालते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक आपको ओ लेवल में भी दिखता था और यहाँ भी दिखेगा, रिलेटिव फॉर्मूला मास। अब रिलेटिव फॉर्मूला मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द सेम थिंग, बस फर्क क्या है कि मॉलिक्यूलर मास हम कोवलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स के लिए बात करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। और फॉर्मूला मास हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, नाम उसका सोडियम क्लोराइड हो गया और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। निकालने का तरीका दोनों का सेम है, जैसे सोडियम क्लोराइड का सोडियम इज 23 इंटू 1 मोल, क्लोरीन इज 35.5 इंटू 1, और मैग्नीशियम सल्फेट 24 इंटू 1, सल्फर इज 32 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन इज 4 इंटू 16। आगे बढ़े। इसी तरह देखो एक चीज और रिकॉल करते हैं जो हम लोग एसिड एंड बेसिस में पढ़ते थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ना मेरे पास कोई सॉल्युबल सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो इट आयनाइजेस टू गिव Na पॉजिटिव आइन एंड सल्फेट आइन। और जो केमिकल इक्वेशन होती है वो मोल्स के लिए होती है ना, इफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट इज डिसॉल्व इनटू वाटर तो इट विल गिव 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आइन एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन। जैसे इफ यू रिमेम्बर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालते थे तो इट आयनाइजेस टू गिव 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन। फॉर एग्जांपल, इफ यू ऐड 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन, it gives 1 मोल of H, 1 मोल of HCl gives 1 मोल of H पॉजिटिव आइन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आइन। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास भाई 2 मोल ऑफ HCl है, तो 2 मोल ऑफ HCl विल गिव 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आइन। लेकिन अगर हमारे पास एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है विच इज H2SO4, तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है ना फॉर्मूले में, और साथ में ये सल्फेट आइन के कितने मोल्स देगा? 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन, क्योंकि सल्फेट के साथ देखो कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है ना। वैसे अगर कुछ और होता है 1 के अलावा तो हम ब्रैकेट लगा के 2 लिखते हैं, पॉलीएटॉमिक आइन है। आई होप ये बातें पता है ना। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आइन will ionize to give 1 मोल of Mg2 positive ion and 2 मोल of chloride ion। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 मोल of MgCl2 है, तो ये कितने मोल ऑफ मैग्नीशियम आइन देगा? इट विल गिव 3 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव आइन एंड 6 मोल ऑफ क्लोराइड आइन। क्लियर है बात? एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मैं टाइम दे देता हूँ। आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज हम और पढ़ते थे अबाउट गैसेस। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वी हैव 1 मोल ऑफ ammonia gas, so 1 mole of ammonia gas will have 6.02 exponent 23 ammonia molecules, and the mass of 1 mole of ammonia would be 17 gram, which is the relative molecular mass of ammonia। अच्छा, अब हम एक चीज पढ़ते थे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies a volume of 24 decimeter cube at room temperature and pressure। This was only for gases and only for room at room temperature and pressure। ये solid और liquids के लिए नहीं होता, सिर्फ gases के लिए होता है। इसी तरह 1 मोल of, अच्छा हम ना अब AS लेवल में हमारे पास दो तरह की कंडीशंस है, एक तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है जो कि वो लेवल में भी था, और एक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की क्या वैल्यूज होती हैं वो आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज 1 एटमॉस्फेयर,
और जो टेम्परेचर होता है डेट इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट आरटीपी ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसटीपी। room temperature and pressure is known as RTP and standard temperature and pressure is known as STP. So 1 mole of any gas at STP occupies a volume of 22.4 डेसीमीटर। अब ये भी यूज हो सकता है क्वेश्चंस में ना, वो अगर आरटीपी पे कहेगा तो आप 24 लोगे, अगर एसटीपी पे कहेगा तो आप 22.4 लोगे। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो डाटा बुकलेट में गिवन होती है, मतलब डाटा बुकलेट का जो फर्स्ट पेज जो आपको अभी भी मिलना है उस पर ये वैल्यूज लिखी हुई होती है। सही है। और ये दोनों फॉर गैसेस ओनली, लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए नहीं है, सिर्फ गैसेस के लिए है। अच्छा देखो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस है तो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं कोई और गैस ले लूँ, लेट्स से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर मोल्स इक्वल है किसी भी दो गैसेस के तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इक्वल होंगे, लेकिन मासेस इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा, दैट इज 44 ग्राम, जो एमआर निकालेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस का 1 मोल की इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस, इफ देयर मोल्स आर इक्वल देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो इक्वल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल आल्सो ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी। चाहे आप 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लो, या फिर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ले लो, या फिर 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लो, तो अगर गैस सारी 1 मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके सेम होंगे, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है। और मोल्स के साथ साथ अगर मोल्स इक्वल हैं गैसेस के तो इनके वॉल्यूम्स भी इक्वल होंगे। 1 मोल of sulfur dioxide gas, 1 मोल of nitrogen gas, 1 मोल of carbon monoxide gas will have same equal number of molecules. इनके masses different होंगे लेकिन इनके वॉल्यूम भी सेम होंगे, that is 24 डेसीमीटर क्यूब at RTP. So irrespective of the type of gas, if their moles are equal, their number of molecules as well as their volume occupied will be equal. However, their masses may not necessarily be equal. मतलब कोई ऐसी दो गैसेस हो सकती है जिनके एमआर सेम बन रहे हो, लेकिन सारी गैसेस के एमआर सेम हो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे नाइट्रोजन गैसेस है उसका एमआर 28 ग्राम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का भी एमआर 28 ग्राम होता है, इसलिए मैंने ये दो एग्जांपल दिए हैं कि कुछ गैसेस हो सकती हैं ऐसी जिनके एमआर सेम हो लेकिन बाकी गैसेस के नहीं है। तो मोल्स इक्वल हैं तो मास इक्वल हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम इक्वल हो वो जरूरी है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो दोनों के क्योंकि मोल्स इक्वल हैं तो वॉल्यूम भी इक्वल होंगे। 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हो जाएगा 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इन दोनों के इक्वल होंगे। 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल हैव 3 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ही होंगे, लेकिन इनके मासेस डिफरेंट होंगे। 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास 3 इंटू एमआर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 3 इंटू 44 ग्राम। 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास 3 इंटू एमआर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच इज 3 इंटू 64 ग्राम। हाँ, अब समझिए ये बात, अगर आप एसटीपी पे करोगे तो एसटीपी के लिए भी सेम हो जाएगा, वो बस 3 इंटू 22.4 हो जाएंगे दोनों वॉल्यूम। सही है। जैसे आरटीपी का वैल्यू यूज करते हो 24 का, एसटीपी का भी सेम वैल्यू यूज करोगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा।
देखो इन सारी चीजों को अगर हम समराइज करें ना, जो अभी तक हमने देखा है, तो 1 mole of any atom has a mass equals to its atomic mass if we are talking about atoms. But if we are dealing with molecule or compound, then 1 mole of any molecule or compound has a mass equals to its molecular mass. And 1 mole have 6.02 exponent 23 atoms if we are talking about atoms. But if we are dealing with molecules, then 1 mole of any molecule will have 6 exponent 23 molecules. Similarly, if we are dealing with ions, then 1 mole of ions will have 6.02 exponent 23 ions. Collectively, atoms, molecules, and ions are known as particles. And 1 mole of any gas occupies a volume of 24 decimeter cube at room temperature and pressure, and 22.4 decimeter cube at standard temperature and pressure. RTP or STP. But this is only and only for gases. तो बस आपने मोल्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद कर लो। अगर रेशियो से नहीं करना तो मास ओवर एटॉमिक मास, या फिर अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात कर रहे हो तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और था कंसंट्रेशंस का ओ लेवल में। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम लेते हैं हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो एक कन्वर्जन जरूर याद रखना मोल्स के चैप्टर के लिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब की कन्वर्जन की भी जरूरत पड़ती है हमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा है हमने। मतलब इफ यू हैव 1 मीटर क्यूब तो दिस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मोल्स में डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब की इंटर कन्वर्जन ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन डेसीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन का यूनिट बनता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, जैसे वो लेवल में यूज किया था वैसे यहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है, अब तक करते भी आए हो। इसी तरह मोल्स में एक कॉन्सेप्ट हमारे पास था एम्पेरिकल फॉर्मूला का, तो वो हम लोग क्वेश्चंस करते करते साथ में ही कर लेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत आसान सी चीज थी, एम्पेरिकल फॉर्मूला और आल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सही है। और इसके अलावा आपका मोल्स में बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई मोल्स का इसके अलावा है नहीं, यही सारी चीजें हैं। फिर एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप पढ़ते थे, उसके भी क्वेश्चन के साथ साथ ही हम कर लेंगे रिकॉल उसको। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या था भाई? परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि वी हैव अ सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट, and if we have to find the percentage by mass of sodium in the formula sodium carbonate, तो क्या करते थे हम? सोडियम का इस पूरे फॉर्मूला में जो फॉर्मूला मास है इसका, एमआर जो है इसका, उसमें सिर्फ सोडियम कितना है? 2 × 23 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इस पूरे का फॉर्मूला मास या मोलिकुलर मास 2 × 23 प्लस कार्बन इज 12 × 1 प्लस 3 × 16 इंटू 100%। याद आ गया? इसी तरह परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मास इसमें 1 × 12 डिवाइडेड बाय अगेन पूरा इसका एमआर 2 × 23 प्लस 12 × 1 प्लस 3 × 16 इंटू 100%। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद आ गया ये क्या करते थे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। पक्की बात है, आगे बढ़े। Yes.
ओके अच्छा, इसके अलावा आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला और कुछ एक परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट था, वो भी क्वेश्चन करते करते हम कर लेंगे। परसेंटेज यील्ड अगर निकालनी होती थी तो वी वर गिवन प्रैक्टिकल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो कि एक्सपेरिमेंट करके बनाए किसी प्रोडक्ट का, मतलब स्टोइशियोमेट्री की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100%। अब इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होता था वो लेवल में, दैट वाज स्टोइशियोमेट्री। और स्टोइशियोमेट्री को बेसिकली मैं जो है ना सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, ये रेसिपी है किसी भी केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ इक्वेशन वेयर नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया, so if we have a balanced chemical equation, this balanced chemical equation tells us that 1 mole of nitrogen gas reacts with 3 mole of hydrogen gas to produce 2 mole of ammonia gas. However, if you want to convert this recipe in terms of masses, मतलब स्टोइशियोमेट्री को मोल्स में लिखने के बजाय मास की टर्म्स में लिखना चाहें तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास जो होगा वो इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन होगा ना, विच इज 28 ग्राम। So how can we convert moles into mass? We know the formula, number of mole mass over mr. Right now here in the equation nitrogen has 1 mole. So if you're gonna multiply 1 mole of nitrogen by its molecular mass, which is 28 gram. So 1 into instead of writing 1 mole of nitrogen, we can also write 28 gram of nitrogen gas, because amount of nitrogen would be same. Either you give me 1 mole of nitrogen or 28 gram of nitrogen. So 28 gram of nitrogen reacts with 3 mole of nitrogen, means ke if you want to convert 3 moles of hydrogen into its mass, so you have to multiply moles into mr of hydrogen. Hydrogen का mr कितना आता है 2 gram. So 3 into 2 gram hydrogen gas to produce अमोनिया के जो 2 मोल्स हैं उसके मास में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई 2 मोल ऑफ अमोनिया बाय mr ऑफ अमोनिया विच इज 17 ग्राम। तो मोल्स में रेसिपी को या स्टोइशियोमेट्री को लिखने के बजाय अगर हम मास में लिखना चाहें तो मोल्स को मास में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह क्योंकि ये सारी की सारी गैसेस हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोल्स वी कैन आल्सो राइट द वॉल्यूम ऑफ दीज गैसेस। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा एट आरटीपी वुड बी 24 डेसीमीटर क्यूब, because 1 mole of any gas occupies a volume of 24 decimeter cube. So instead of writing 1 mole of nitrogen, we can also say 24 decimeter cube of nitrogen gas reacts with, अच्छा hydrogen gas के 3 moles हैं. We know 1 mole of hydrogen will occupy a volume of 24. So 3 mole of hydrogen will occupy a volume of 3 into 24 decimeter cube. So 1 mole 24 decimeter cube of nitrogen gas reacts with 3 into 24 decimeter cube of hydrogen gas to produce 2 mole of ammonia, means 2 into 24 decimeter cube ammonia. तो मैं अपनी स्टोइशियोमेट्री को मास की टर्म्स में भी सॉल्व कर सकता हूँ, मोल्स की टर्म्स में भी और वॉल्यूम्स के टर्म्स में भी। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने सबके मोल्स यूज कर रहे हैं तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स ही यूज करो। जब अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, इट इज रिएक्टिंग विद, और हाइड्रोजन का जो है वो वॉल्यूम ले लें 3 into 24 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस, और अमोनिया का मास ले लें तो 2 into 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये जो 4 मैंने लाइनें लिखी है ना, ये चारों लाइनें एक ही चीज बता रही है, बस फर्क क्या है, टाइप ऑफ क्वांटिटी डिफरेंट है। And yes, obviously, Samia, we can also write this stoichiometry in terms of number of molecules as well. So O level may we never used to write number of molecules. However, in A level, you can expect to use number of molecules. आप use करोगे questions में.
मतलब अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो यू कैन से इट इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैव 6.02 exponent 23 hydrogen molecules. So 3 mole of hydrogen will have 3 into 6.02 exponent 23 hydrogen molecules. To produce अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2 into 6.02 exponent 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ? हाँ भाई, कोई सवाल किसी का, कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लो, हम दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवाइज इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मोल्स सारा कॉन्सेप्ट वही है जो लेवल का था, बस क्वेश्चंस का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, क्वेश्चंस में वर्किंग डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। अब्दुल्ला वेमरा क्या रिपीट करना है, मतलब विच पार्ट? नवाल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो शुरू से, मतलब कहाँ से, स्टोइचियोमेट्री शुरू से कह रहे हो या क्लास शुरू से कह रहे हो? स्टोइचियोमेट्री वाला ना। अच्छा देखो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो हम ना हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, तो दिस इक्वेशन, ये इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा तो मतलब वो मोल्स है। ये इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा, तो वी नो फ्रॉम 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस we can produce 1 mole of sulfur trioxide gas. So if we have 2 mole of sulfur dioxide gas, so how many moles of sulfur trioxide gas can it produce? तो 1 से 1 बन रहा है तो 2 से 2 बनेगा। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना वो लेवल में, x इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, बट ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, 2 मोल बन जाएगा। इसी तरह अगर ये मैं ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने ली थी अभी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से करेंगे, क्वेश्चन मतलब पास पेपर डायरेक्टली ना जंप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस ये चैप अपना कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर लो, मोल्स का क्या है, तो वहां पे कहीं फंसे ना। तो देखो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। लेट्स से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 या लेट्स से 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगर मेरे पास 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, देखो स्टोइचियोमेट्री तो ये बता रही है ना कि जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगा तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से 2 मोल ऑफ अमोनिया बनती है हमेशा। अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो उससे हमेशा 2 मोल ऑफ अमोनिया बनती है, लेकिन क्या हमेशा मेरे पास नाइट्रोजन का 1 मोल ही होगा, नहीं। अभी क्वेश्चन में 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है, तो 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन से कितने मोल ऑफ अमोनिया बनेगा, x, सही है। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, x इंटू 1 एंड 3 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ जाती है 3 2 6 मोल ऑफ अमोनिया। समझ आई ये वाली बात वेमरा, अब्दुल्ला, नवाल? ओके सर, ठीक। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हाउ मच मोल ऑफ अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम लेट्स से 0.5
mole of hydrogen gas. Using this equation, if we have 0.5 mole of hydrogen gas, how many moles of ammonia can you produce? NH3 मतलब moles of ammonia. Again, using the same equation, we know कि from 3 mole of hydrogen, अब हाइड्रोजन के मोल्स की बात चल रही है ना, तो 3, अब नाइट्रोजन को मैं नहीं ले रहा क्योंकि हाइड्रोजन की बात चल रही है, हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, तो इक्वेशन के हिसाब से 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से वी कैन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया. तो 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितना मोल ऑफ अमोनिया बनेगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3, 0.5 इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.33 आ रही है. ठीक है. लेकिन फिर हम ये बात भी करते थे ना कि हम हमेशा मोल्स की ही बात करेंगे क्या? मास की भी तो बात कर सकते हैं. मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मच मास ऑफ अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड, अगर मुझे अमोनिया गैस का मास निकालना है फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इक्वेशन तो हमारे पास यही है. लेकिन उसने अब इस बार ये नहीं कहा कि हाइड्रोजन के मोल्स नहीं दिया, मतलब हाइड्रोजन के तो मोल्स दिया, अमोनिया के मोल्स नहीं पूछा. अमोनिया का क्या पूछा है? मास. तो फिर हम क्या करते थे, हम कहते थे कि भाई अमोनिया का तो मास निकालना है ना, और जो स्टोइचियोमेट्री गिवन है, केमिकल इक्वेशन तो बात करती है हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल्स, लेकिन वी नो ना हमें मोल्स को मास में कन्वर्ट करना आता है. अब हाइड्रोजन के मोल्स को मैं मोल्स में ही रखूंगा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. रीजन बिकॉज उसके तो मोल्स ही दिए हुए ना क्वेश्चन में अभी भी, लेकिन अमोनिया का तो मास पूछा हुआ है, तो अमोनिया के जो इक्वेशन में मोल्स हैं उसको मैं मास में कन्वर्ट कर दूंगा. मोल्स को मास में कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आता है. You just have to multiply number of moles by the MR, molecular mass. अमोनिया का MR आ रहा है 17 ग्राम ना, तो 2 into 17 ग्राम अमोनिया, मतलब as per this equation, if you have 3 moles of hydrogen, you can produce 2 mole of ammonia or 2 into 17 grams of ammonia. ये तो फिक्स है इस इक्वेशन के लिए, हमेशा इस रिएक्शन में ऐसा ही होगा. अब लेकिन हमेशा इस रिएक्शन में आप 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ही लोगे क्या? ये तो रेसिपी है ना. जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई एक टॉफी 2 रुपए की है, तो क्या आप हमेशा एक ही टॉफी खरीदने जाओगे? अगर आप 5 टॉफियां खरीदोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 2 को. इसी तरह 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से हमेशा 2 into 17 ग्राम अमोनिया बनता है एज पर दिस केमिकल इक्वेशन. तो हाउ मच मास ऑफ अमोनिया यू कैन प्रोड्यूस फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के मोल्स के नीचे हाइड्रोजन के मोल लिखेंगे, और अमोनिया का मास निकालना है तो उसके नीचे एक्स लिखेंगे. दिस इज एक्स इंटू 3 एंड 0.5 इंटू 2 इंटू 17, कितना बना? 0.5 इंटू 2 इंटू 17 ओवर 3, कितना बना जो भी मास बन रहा है उसका? 5.67. सही है, 5.67 ग्राम्स. कुछ क्लियर हुआ अपना अब्दुल्ला, वेमरा, नवाल? ओके सर, ठीक है, समझ आ गया. अच्छा, बाकी किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई, क्योंकि आज की क्लास में ना हम रिफ्रेश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ओ लेवल वाला, और फिर अब कॉन्सेप्ट यही है, ए लेवल का भी यही कॉन्सेप्ट है, कोई नया नहीं आना मोल्स में. बस क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस का थोड़ा से हार्ड है क्वेश्चंस, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट तो यही है. अगर आज की क्लास में सारा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर लो, फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे. नवाल बच्चे समझ आ रही हैं बातें? आगे बढ़े. देखो हम क्वेश्चन को ना इस तरह से भी पूछ सकते हैं. लेट्स से ऑब्जर्विंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज दैट वी कैन यूज इन स्टोइचियोमेट्री. एक तो मोल्स यूज कर रहे हैं, एक मास यूज कर रहे हैं, और गैसेस के लिए वॉल्यूम भी यूज करते हैं. मतलब अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज करूं एंड आई आस्क यू हाउ मेनी या व्हाट इज द मास
of ammonia gas produced from 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो किसी भी चीज के मोल्स नहीं दिए, अमोनिया का मास आपसे पूछा है और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आपको गिवन है, लेकिन इक्वेशन आपने वही यूज करनी है, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन जो बैलेंस्ड है इन टर्म्स ऑफ मोल्स वही यूज करेंगे। बस फर्क क्या है कि हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम का जिक्र चल रहा है ना, तो इसके मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे, और अमोनिया गैस का आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो इसके मोल्स को मास में कन्वर्ट कर देंगे। सही है। एक मेथड तो ये होता था हमारे पास कि हम पहले तो मोल्स निकालते थे, फिर मोल्स को मास में कन्वर्ट करते थे, वॉल्यूम में कन्वर्ट करते थे, वो हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे बस एक ही स्टेप में सारा काम। अब हाइड्रोजन गैस के मोल्स को वॉल्यूम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इक्वेशन में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 24 डेसीमीटर क्यूब होता है ना, ये आरटीपी पे कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आरटीपी लिखा हुआ है लेट्स से। तो 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस से अमोनिया के 2 मोल बन रहा है, लेकिन अमोनिया के मोल्स की बात नहीं कर रहा, मास की बात कर रहा है। तो अमोनिया के 2 मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू एम आर ऑफ अमोनिया, तो वो अमोनिया का मास बन जाएगा। तो 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस से 2 इंटू 17 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अभी क्वेश्चन में उसने दिया 300 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस से कितना मास अमोनिया का प्रोड्यूस होगा। अब देखो वॉल्यूम मैंने डेसीमीटर क्यूब में ले लिया ऊपर, अब क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइडेड बाय 1000 करके, क्योंकि यूनिट यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.3 डेसीमीटर क्यूब। तो 0.3 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस से अमोनिया का कितना मास बनेगा, x। ये बन जाएगा x इंटू 3 इंटू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 0.3 इंटू 2 इंटू 17, x की वैल्यू वुड बी 0.3 इंटू 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 24, 0.14। 0.14। सही है। एजाज, आमना, हारिस, मारूज, फरहान, समझ आ रहा है। आयशा, Yes, sir. ओके। इसी तरह स्टोइचियोमेट्री हम लोग रिएक्टेंट साइड पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब इफ आई आस्क यू हाउ मेनी, अच्छा लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस required to produce 3 kilogram of ammonia gas। इक्वेशन तो सेम है हमारे पास, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस NH3। राइट नाउ ही इज आस्किंग टू फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन के मास की बात चल रही है और अमोनिया के भी मास की बात चल रही है। 3 kg ऑफ अमोनिया, किलोग्राम इज द यूनिट फॉर मास। एज पर द इक्वेशन वी नो तो 3 हाइड्रोजन के मोल्स 3 है ना इक्वेशन में, इसको तो मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय mr ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज 2 ग्राम। तो 3 इंटू 2 ग्राम हाइड्रोजन से अमोनिया का कितना मास बनता है, 2 इंटू 17 ग्राम अमोनिया। इसको मैं उल्टा भी पढ़ सकता हूँ ना, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2 इंटू 17 ग्राम ऑफ अमोनिया यूनिट 3 इंटू 2 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए, या 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि इफ यू हैव टू प्रोड्यूस 3 किलोग्राम ऑफ अमोनिया गैस, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन दैट वुड बी रिक्वायर्ड। तो 3 किलोग्राम, अच्छा अब ये किलोग्राम में दिया हुआ है ना मास, mr जो आते हैं वो ग्राम्स में आते हैं, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम्स में होता है। तो 3 किलोग्राम इज 3000 ग्राम्स,
ठीक है, अगर आप कन्वर्ट ना भी करो तो कैंसिल आउट हो जाता है, वो इशू नहीं होता, लेकिन यूनिट यूनिफॉर्मिटी रखो, ट्राई करो यूनिट यूनिफॉर्मिटी रखनी है, क्योंकि दोनों साइड पे मास है। अगर दोनों साइड पे मास नहीं होता, एक साइड पे मास एक साइड पे वॉल्यूम होता, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो 3 kg is 3000. So in order to produce 3000 gram of ammonia, what is the mass of hydrogen gas that you require? It is x. It's cross multiplied, you will get x into 2 into 17 and 3 into 2 into 3000. तो ये आ जाएगा 2 into 70. बताओ 529। 529. जोयान कौन सा वाला कह रहे हो, लास्ट क्वेश्चन? देखो इसमें उसने अमोनिया का मास दिया हुआ था, बोला था हाइड्रोजन का मास कितना रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 3 किलोग्राम ऑफ अमोनिया। तो सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या है, इस बार अमोनिया गिवन है ना, तो अमोनिया के मास के नीचे अमोनिया का मास रख दिया और हाइड्रोजन का निकालना है। तो पहली लाइन तो वही बनेगी इक्वेशन से जो हमेशा बनाते आए हो, 3 into 2 ग्राम हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के मोल्स को आपने पहले मास में कन्वर्ट किया, तो 2 into mr ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी अमोनिया, 2 into mr ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का इतना मास बन रहा है। इसको मैं उल्टा भी पढ़ सकता हूँ ना भाई, अगर मुझे 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमेशा 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होती है। 2 into 17 इज 34 ना, और 3 into 2 इज 6, तो 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होती है। अभी मुझे 3 kg अमोनिया प्रोड्यूस करना है, 3 kg 3000 ग्राम, तो 3000 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, x। सही है जोयान, समझ आ गई बात? जी सर। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया मोल्स का, और ऑब्वियसली अब क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं, तो मेक श्योर कि जब नेक्स्ट क्लास में आओ ना तो ये सब रिवाइज करा हुआ होता है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह हम क्वेश्चंस करते करते सीख लेंगे, वैसा ही है जैसा वो लेवल में था, उसमें कोई अलग बहुत नई चीज नहीं है। ठीक है जी, जा सकते हो अभी, अल्लाह हाफिज।